इरफान, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन केस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब ये जो हम सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे चीजें, इसकी लोकेशन और उसकी कंपोजिशन, हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद कीमी, ऑस्मोसिस, एटीपी सिंथेसिस पढ़ेंगे। फाइनली हम पढ़ेंगे कि एटीपी यील्ड्स टोटल कितने होते हैं इनके साथ प्रोकैरियोट्स और इनके साथ यूकैरियोट्स, और एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल कितने एटीपी बना सकता है और एक एफएडीएच के मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसकी लोकेशन पे। तो ये जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टी, क्रिस्ट लाइक, वहां पे ये सिस्टम मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में एक स्पेस होती है, स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मींस बिटवीन दो मेम्ब्रेन के बीच वाली स्पेस। अब इसके बाद इसकी कंपोजिशन, ये जो कॉम्प्लेक्स है सिस्टम है वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस का बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का। जैसा कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, एटीपी सिंथेस, और इसके अलावा यूबिक्विनिन एंड साइटोक्रोम। यूबिक्विनिन एंड साइटोक्रोम आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। वो इलेक्ट्रॉन्स को एक कॉम्प्लेक्स से कैरी करके गाड़ी की तरह, जैसे होता है ना, लोड करके दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ अनलोड करते हैं। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी होते हैं, यूबिक्विनिन और साइटोक्रोम सी हो गया। अब इसके बाद देखें कि जो साइटो कॉम्प्लेक्स 1 होता है वो बना है एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेस का, कॉम्प्लेक्स 2 बना है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस का, कॉम्प्लेक्स 3 बना है साइटोक्रोम रिडक्टेस, साइटोक्रोम बी एंड सी1, और साइटोक्रोम जो सी है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, वो बनाता है कॉम्प्लेक्स 4, और जो एटीपी सिंथेज है वो बना है FOF1 कॉम्प्लेक्स का। इसके बाद आ जाते हैं ये काम कैसे करता है। अब काम करने के लिए हमने जो पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस हो गया था, लिंक रिएक्शन हुआ था, या इसके बाद क्रेब साइकिल, वहां पे हमने एटीपीज पढ़े थे, उनका हिसाब हम अलग से करेंगे। वहां पे मगर हमने देखा था कि इनके साथ ग्लाइकोलाइसिस वहां पे 2 एनएडीएच बने थे, लिंक रिएक्शन में भी 2 एनएडीएच बने थे, फिर क्रेब साइकिल के अंदर 6 एनएडीएच और 2 एफएडीएच बने थे, जब वो 2 मरतबा चलता है 2 पायरुवेट्स को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो जो एनएडीएच और एफएडीएच होते हैं, असल में ये समझें, ये होते हैं, ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिड्यूस फॉर्म में होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके घूमते रहते हैं, मगर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इनके के साथ अटैच होते हैं प्रोटॉन्स भी। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं एनएडीएच की तरफ। तो फर्ज करें सबसे पहले एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल आया, तो वो रिड्यूस था, वो हो जाएगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 में ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज हो गया तो निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस कन्वर्टेड इनटू निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड ऑक्सीडाइज फॉर्म। तो कन्वर्जन के दौरान ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडओवर करता है कॉम्प्लेक्स 1 की तरफ। तो उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, किससे? इलेक्ट्रॉन से, एक्सेप्टेंस से। तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4, उनको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये 4 प्रोटॉन्स को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से पंप करते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। तो अब यहां से जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए तो कॉम्प्लेक्स 1 ने 4 प्रोटॉन पंप किए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। फिर इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से मूव करेगा कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ, कॉम्प्लेक्स 2 को बाईपास कर देगा। वो इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू यहां से जाएंगे, मूव करेंगे? एक मोबाइल कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर यूबिक्विनिन, वो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 1 से लेके जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ। और तो कॉम्प्लेक्स 3 भी क्या है, एक प्रोटॉन पंप होता है, तो उसने भी 4 प्रोटॉन्स को पंप किया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ। अब जैसे ये जाएंगे तो किसके थ्रू जाएंगे? साइटोक्रोम सी एंड अदर इलेक्ट्रॉन मोबाइल मोबाइल कैरियर। ठीक है। अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? इसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाएंगे, जहां पे होता है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और वो कौन सा है? वो है हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन क्या करता है, वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स को लेके बनाता है वाटर का मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन से जान छूटी हमारी। तो अब दूसरी चीज हम जो नोट कर रहे थे कि प्रोटॉन्स पंप हो रहे थे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 में। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होगा, कंसंट्रेशन प्रोटॉन्स की बढ़ती जाएगी। तो फिर हम ये पढ़ते रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम्स क्या करते हैं, वो हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन।
तो अब ये हायर कंसंट्रेशन से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मूव करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। किसके थ्रू जाएंगे, वो जाएंगे एटीपी सिंथेज से। जो एटीपी सिंथेज होती है असल में ये समझें, ये क्या है, एक टरबाइन होती है, विंड टरबाइन की तरह। ये टरबाइन चरखी की तरह घूमती रहती है, जैसे घूमेगी तो इससे जैसे 4 प्रोटॉन निकलेंगे बाहर, तो 4 प्रोटॉन से एक एटीपी बनता है। क्यों, जैसे प्रोटॉन बाहर निकलेंगे तो उसकी एनर्जी से, प्रोटॉन्स की 4 प्रोटॉन्स की एनर्जी से एक एडीपी एक इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ अटैच होगा और एक एटीपी रहेगी। 4 प्रोटॉन से एक एटीपी, तो एक एनएडीएच ने टोटल कितने प्रोटॉन पंप किए थे, 4 4 और 4 12, तो टोटल एक एनएडीएच से 3 एटीपी बनते हैं। और आपने ध्यान रखना पड़ रहा है आपको कि भाई एनएडीएच के जो इलेक्ट्रॉन है कहां से मूव करेंगे। जैसे देखें कॉम्प्लेक्स 1, फिर यूबिक्वाइनिन, कॉम्प्लेक्स 3 2 नहीं आएगा बीच में, साइटोक्रोम सी, फिर कॉम्प्लेक्स 4 और उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाटर। मगर जो FADH है जो हमने पढ़ा था क्रेब्स साइकिल में, अब वो आएगा। दिस इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है, रिड्यूस फॉर्म में फ्लेविन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या करेगा, ये भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आगे डोनेट करेगा कॉम्प्लेक्स 2 में। तो कॉम्प्लेक्स 2 में एक मसला होता है कि इलेक्ट्रॉन जो कॉम्प्लेक्स 2 होता है, दिस इज नॉट अ प्रोटॉन पंप, ये प्रोटॉन्स को पंप नहीं करेगा, तो 4 प्रोटॉन यहाँ पे नहीं आएंगे, ये हमने ध्यान रखनी पड़ती है बात। तो उसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, फिर इसी की तरह इससे आगे कॉम्प्लेक्स 2 से कहां जाएंगे, यूबिक्वाइनिन लेके जाएगा कॉम्प्लेक्स 3, फिर आगे सेम ही है। तो यूबिक्वाइनिन से बाद कॉम्प्लेक्स 3 में जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो कॉम्प्लेक्स 3 तो प्रोटॉन पंप है, ये 4 प्रोटॉन को पंप करेगा, ये पहले 4 आ गए। फिर ये पहुंचेंगे प्रोटॉन्स कहां, इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में कॉम्प्लेक्स 4 में, साइटोक्रोम सी के थ्रू, मोबाइल कैरियर के थ्रू, तो ये भी पंप करता है 4 प्रोटॉन, तो 4 4 8 हो गए। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, वही ऑक्सीजन की तरफ, और वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो FAD टोटल 4 और 4 8 प्रोटॉन पंप करता है। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन्स पंप नहीं करता। तो एक 4 प्रोटॉन से बनता है एक एटीपी, जब क्यों कि वो 4 प्रोटॉन्स मूव करेंगे एटीपी सिंथेस से बाहर जाएंगे मैट्रिक्स की तरफ, तो 4 जो प्रोटॉन होते हैं उनसे एक एटीपी बनता है। तो टोटल यहाँ से 8 एटीपी NADH के FADH के मॉलिक्यूल ने पंप किए थे, जिसकी वजह से अब एक FADH 2 एटीपी बना सकता है, और एक NADH कितने एटीपी बनाता है, 3, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है, और FADH का एक मॉलिक्यूल 2 एटीपी बनाता है। फिर आपने को ध्यान रखना पड़ता है वही सीक्वेंस कि भाई FADH के इलेक्ट्रॉन्स वही कॉम्प्लेक्स पहले 2 आएगा, वहां पे प्रोटॉन पंप नहीं होते। उसके बाद यूबिक्वाइनिन आगे सेम है, कॉम्प्लेक्स 3 भी 4 प्रोटॉन पंप करेगा पहले वाले, फिर साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स 4 वो फिर प्रोटॉन पंप करेगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाटर बनेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन, और वहां से पानी बन जाता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया, इसके बाद हम पढ़ेंगे भी टोटल एटीपी कितने बने, ये हम जो पढ़ रहे थे NADH और FADH ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ गए फिर से, तो कितने टोटल एटीपी बने, तो हम फिर से थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जानने के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो देख लें, डायरेक्ट जो येल्ड होती है, ग्लूकोज अगर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो हमने पढ़ा था यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हो गया हमारे पास, ये लिंक रिएक्शन हो गई, और ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर डायरेक्ट जो एटीपी बने थे वो 2 थे, टोटल वैसे 4 बने थे ग्रास रिएक्शन में, ग्रास एटीपी 4 बने थे, मगर 2 थे ना, हमने पढ़ा था पहले वाले हिस्से प्रेपरेटरी फेज में वो कंज्यूम होते हैं, इस वजह से वो इन्वेस्ट वाला हम काटेंगे। तो नेट प्रोडक्शन हमारे पास 2 एटीपी है डायरेक्ट वाली। FADH कोई भी नहीं बनता, NADH के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं लिंक रिएक्शन, वो रिएक्शन जो कनेक्ट करती है ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल के साथ। तो वहां पे पायरुवेट जो 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल एसिटाइल CoA में। तो वहां पे हमने पढ़ा था वहां भी बनते हैं 2 NADH के मॉलिक्यूल। तो लिंक रिएक्शन में कोई भी एटीपी नहीं बनेगा, कोई भी FADH नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ 2 NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं। फाइनली हमने पढ़ी थी क्रेब्स साइकिल, वहां पे हमने पढ़ा था कि 2 जो एसिटाइल को एंजाइम ए है ना, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो उसके नतीजे में 2 एटीपी बनते हैं, 2 FADH बनते हैं, और 6 बनते हैं NADH के मॉलिक्यूल। तो क्रेब्स साइकिल के अंदर बनते हैं 2 डायरेक्ट एटीपी, 2 FADH के मॉलिक्यूल, और 6 बनते हैं NADH के मॉलिक्यूल। इसके बाद अब आते हैं हम
कि टोटल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और इन केस ऑफ यूकैरियोट्स कितने एटीपी बनते हैं जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहां से चला और फाइनली यहां पे रिएक्शन एंड हुई हमारी। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया। तो वहां पे 4 तो डायरेक्ट बन गए ग्लाइकोलाइसिस वाले। इसके बाद हमने पढ़ा था जो एफएडीएच मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल उससे 2 एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी एक एफएडीएच से बनते हैं। तो टोटल कितने एफएडीएच? 2। तो 2 into 2 कितने हो गए? 4 एटीपी बनेंगे एफएडीएच से। तो 4 डायरेक्ट वाले, 4 बने हमारे एफएडीएच से, और एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल बनाता है 3 एटीपी। तो टोटल कितने एनएडीएच हैं? 2 2 और 6 10। तो 10 से कितने बनेंगे? 10 into 3 30। तो 30 + 4 + 4, तो टोटल जो एटीपी इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स बनते हैं वो होते हैं 38। अरे इन केस ऑफ यूकैरियोट्स भी 38 बनते हैं, मगर ग्रास प्रोडक्शन वो होगी 38, मगर 2 कंज्यूम भी होते हैं। अब कैसे वो देखें। 4 हमारे डायरेक्ट बनेंगे ग्लाइकोलाइसिस में, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वो सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, ये बन गए, 4 आ गए। और उसके बाद हमारे पास कहां से बनते हैं भाई? इसके बाद एनएडीएच में कोई भी हमारे पास एटीपी नहीं बनता। 2 एटीपी हमारे पहले ग्लाइकोलाइसिस में, 2 बने थे हमारे पास क्रेब्स साइकिल में। तो 2 2 4 हो गया। एफएडीएच हमारे पास क्या होगा? वो क्रेब्स साइकिल में 2 बने थे। तो 2 into 2 4, 4 हमारे डायरेक्ट एटीपी और 4 हमारे एटीपी बने किससे? एफएडीएच से। क्योंकि एक एफएडीएच 2 बनाता है, तो हमारे यहाँ भी 4 एफएडीएच होते हैं, तो वो 4 एफएडीएच बने हमारे। 30 एनएडीएच से 30 एटीपी बनेंगे, हमारे यहाँ पे वही होता है, क्योंकि 2 एनएडीएच 2 4 और 6 ये वाले 10 10 into 3 30। हमारे यहाँ कितने बने? 38। तो मसला कहाँ पे आ रहा है? कंज्यूम कहाँ पे हो रहे हैं? तो देखें, असल में हम 38 तो हमारे यहाँ भी बनते हैं यूकैरियोट्स में, मगर हम माइनस करेंगे 2 एटीपी। ये 2 एटीपी कहाँ से हम माइनस करते हैं? ये वो करते हैं एटीपी जो एनर्जी कास्ट में यूज होते हैं। 2 एटीपी कौन से वाले? एनर्जी कास्ट वाले। और क्वेश्चन अराइज होगा कि एनर्जी कास्ट में ये कौन सी चीज है? असल में ये होता है कि हमारे जो 2 एनएडीएच बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, तो ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ा था वो रिएक्शन होती है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म से जैसे एनएडीएच मॉलिक्यूल इंटर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। अब तो एनएडीएच को अंदर दाखिल होना ही पड़ेगा ग्लाइकोलाइसिस से माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स की तरफ, और फिर वो दाखिल होगी कहां पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो असल में जो 2 एनएडीएच अंदर आते हैं ना, इंटर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां पे लगती है एनर्जी कास्ट। क्यों? क्योंकि एक एनएडीएच की मॉलिक्यूल के लिए एक एटीपी शटल कुछ प्रोटीन्स होती हैं, समझेंगे, ये प्रोटीन कैरियर्स होती हैं, शटल्स। वो एनएडीएच को एक मॉलिक्यूल को लेके जाएंगे, तो उसमें लगेगी एक एनर्जी, एक्टिव प्रोसेस होता है ये, तो उसमें एक एटीपी कंज्यूम होगी। फिर दूसरा एनएडीएच का मॉलिक्यूल एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो फिर दूसरी शटल आएगी, वो उसमें भी एक एटीपी कंज्यूम होगी। तो ये समझेंगे वो वहां पे उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, खर्चा रोकड़ा एनर्जी। तो वो क्या होगा? 2 एनएडीएच मॉलिक्यूल जैसे जाएंगे तो कंज्यूम हो गए 2 एटीपी। तो 2 एटीपी हमारे कंज्यूम हो गए, जो एनर्जी कास्ट हमें लगी थी एनएडीएच की एंट्री के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। तो वो दो हम काटते हैं, तो टोटल क्या होता है कि बनते हमारे भी 38 है, मगर ये ग्रास होता है। जो फाइनली हम इन्वेस्ट वाले भी काटेंगे, तो हमारे जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर एटीपी बनते हैं 36। तो आपने ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि इनके सब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कितने एटीपी टोटल बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम।